हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ नंबर 57। इससे पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 56 में दिए थे। तो प्रश्न यहाँ पर, जीपीएस कितने उपग्रहों का नेटवर्क प्रणाली है? तो यह 24 उपग्रहों का नेटवर्क प्रणाली है। भारत में घड़ियाल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। नाम है इनका गोवियलिस गैंगेटिक्स, क्रोकोडाइलस पारुल्स्ट्रिस, क्रोकोडाइलस पोरोसस, ये इनके नाम हैं। ब्यास नदी पंजाब में कहाँ पर सतलुज नदी में मिल जाती है? तो ये हरी नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है। अल्बास्ट्रॉस का वैज्ञानिक नाम क्या है? धालस राचे मेलानोफ्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। कश्मीरी भाषा में चिल्लाई कला का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यहाँ पर बड़ी सर्दी। अब यहाँ पर हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। वे टॉपिक यहाँ पर प्रलय मिसाइल जो कि डीआरडीओ ने बनाया है, ऑलिव रिडले टर्टल या कछुआ। फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइफून राय, एक तूफान है, चक्रवात है, इसके बारे में। अप्तानी वस्त्र उत्पाद जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो इन 4 टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पर मिसाइल प्रलय। प्रलय मिसाइल क्या है? तो देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने एक नई स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। मिसाइल का परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ओडिशा के तट पर स्थित है, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया। क्या महत्वपूर्ण विषय हैं इस प्रलय मिसाइल को लेकर के? तो प्रलय भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और उत्तरी तथा पश्चिमी सीमाओं के किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है। ये एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेप वक्र कम होता है और यद्यपि यह काफ़ी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल के समान ही होता है और यह उड़ान के दौरान मनोवर में सक्षम होता है। मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि इंटरसेप्टर मिसाइल को हराने में सक्षम है और हवा में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद यह अपना रास्ता बदलने में भी क्षमता रखती है। यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर है और कई नई तकनीकों से संचालित है। मिसाइल गाइडेड प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स इसमें शामिल किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? तो यह प्रहार मिसाइल कार्यक्रम से व्युत्पन्न है जिसका पहली बार वर्ष 2011 में परीक्षण किया गया था। प्रहार सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अनगाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और निर्देशित पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के बीच के मौजूदा अंतराल को कम करना है। मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय सेना की सूची में सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी। है सेना के पास अपने शस्त्रागार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है जिसकी सीमा 290 किलोमीटर से अधिक है। इसका महत्व क्या होगा? तो यह सामरिक युद्ध क्षेत्र की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल देगा और भारत के पास लंबी दूरी की 2 पारंपरिक मिसाइलें होंगी। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल विकल्प है जबकि प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल विकल्प होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल में और क्रूज मिसाइल में दोनों में अंतर को लेकर के, तो बैलिस्टिक मिसाइल में इसमें प्रक्षेप्य गति और प्रक्षेप वक्र में यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध एवं कैरियोलिस बल का पर निर्भर करता है। यह तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है और पुनः उसमें प्रवेश करती है। इसका उड़ान पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे कि 300 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक, यह कम दूरी की मिसाइलें हैं। इसका रेंज 1,000 किलोमीटर तक ही होता है। उदाहरण के रूप में बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष मिसाइलें हैं इसमें। और क्रूज मिसाइलों में यहाँ पर उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल का। यहाँ पर अगला टॉपिक है ऑलिव रिडले कछुए या ऑलिव रिडले टर्टल भी इसे कहा जाता है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI के शोधकर्ताओं ने 3 स्थानों जिसमें से गाहिरमाथा, देवी नदी के मुहाने और ऋषिकुल्या में ऑलिव रिडले कछुए की टैगिंग कर रहे हैं। इन टैगिंग में यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 25 वर्षों के बाद ये टैगिंग की जा रही है और इसमें लगभग 1556 कछुए को टैग किया गया था। इस टैगिंग से क्या फ़ायदा होगा, क्या महत्व है इसका? तो कछुए पर लगे धातु के टैग
गैर संरक्षण होते हैं, जिसके बाद से ये हटाया जा सकता है और वे कछुए के शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। ये टैग विशिष्ट रूप से क्रमांकित होते हैं, जिसमें संगठन का नाम, देश कोड और ईमेल पता जैसे विवरण शामिल होते हैं। यदि अन्य देशों के शोधकर्ताओं को टैग किए गए कछुओं का पता चलता है तो वे भारत के शोधकर्ताओं को देशांतर और अक्षांश में अपना स्थान ईमेल करेंगे। इस प्रकार यह कछुए पर काम करने वाला यह एक स्थापित नेटवर्क साबित होगा। यह उन्हें प्रवासन पथ और समुद्री सरीसृपों द्वारा मंडली व घोंसले के शिकार के बाद जाने वाले स्थानों को पहचान करने में मदद करेगा। ऑलिव रिडले कछुए की अगर हम बात करें तो ऑलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं। ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग का होता है, जिसके कारण इसका नाम ऑलिव रिडले टर्टल रखा गया है। ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले जिसे मास नेस्टिंग कहा जाता है, अरीबदा के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ पर आती हैं। पर्यावरण की बात करें तो ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। ओडिशा के गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थान के रूप में जाना जाता है। आप इसको मैप देख सकते हैं, तो ये आपका जो मैप है भारत का है और भारत का उड़ीसा, तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है यहाँ पर धमरा, पारादीप, महानदी आती है, देवी नदी और यहाँ पर रुषकुल्या, इन नदियों के किनारे तट पर आकर के जो ऑलिव रिडले टर्टल है अपना यहाँ पर घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ पर रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो एरिया है ये मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, बीचेस को लेकर के। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा का तट ऑलिव रिडले टर्टल कछुओं के जन्म के लिए। ऑलिव रिडले टर्टल के संरक्षण की अगर हम बात करें तो यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में है, मतलब वनरेबल की सूची में है। साइट्स के परिशिष्ट वन में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में इसे सूचित किया गया है। किन संकटों का सामना करना पड़ता है तो समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट इसके मुख्य कारण हैं। मानव उपयोग, जैसे कि इन कछुओं के मांस, खाल, चमड़े और अंडों के लिए इसका शिकार किया जाता है। प्लास्टिक कचरा भी नुकसान पहुंचाता है इन्हें। वे कैसे तो पर्यटनों और मछली पकड़ने वाले श्रमिकों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, मछली पकड़ने हेतु फेंके गए जाल, पॉलीथीन और अन्य कचरों का लगातार बढ़ना इसके लिए नुकसानदायक साबित होता है। फिशिंग ट्रॉलर के उपयोग से समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन अक्सर समुद्री अभयारण्यों के भीतर 20 किलोमीटर की दूरी तक मछली नहीं पकड़ने के नियम का उल्लंघन करता है। कई मृत कछुओं पर चोट के निशान पाए जाते हैं, जो यह संकेत देता है कि ये ट्रॉलर या गिल जाल में फंसकर नुकसान हुआ है इन्हें। ऑलिव रिडले टर्टल कछुए के संरक्षण में पहलों की बात करें तो ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया था। तो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक की शुरुआत से ही किया जाता है। यह ऑलिव रिडले कछुए की रक्षा में मदद करता है, क्योंकि ये नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए ओडिशा के तट पर एकत्र होती हैं। यह एक अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस TED का अनिवार्य उपयोग, यह कैसे तो भारत में इनके आकस्मिक मौत की घटनाओं को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने ट्रॉल के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस TED का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। जालों को विशेष रूप से एक निकास कवर के साथ बनाया गया है, जो कछुए के जाल में फंसने के दौरान उन्हें भागने में सहायता करता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु यह अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन हैं। देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में ये स्थित है और ये अच्छे अपने कार्य कर रहे हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर टाइफून रॉय। तो दिसंबर के मध्य में फिलीपींस के कुछ हिस्सों में टाइफून रॉय, जिसको स्थानीय नाम दिया गया था ऑडेट, के कारण आधिकारिक तौर पर माता की संख्या बढ़कर 388 हो गई है। रॉय इस वर्ष आपदा प्रवण द्वीप समूह से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान रहा है। यदि हम टाइफून की बात करें तो टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसे तूफान, आंधी या चक्रवात कह सकते हैं। चीन सागर और प्रशांत महासागर में जो आने वाला चक्रवात है उसको टाइफून कहा जाता है। कैरेबियाई सागर, अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भारतीय द्वीपों में जो आता है उसे हरिकेन कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के गिनी भूमि में इसको टोर्नाडो कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहा जाता है।
हिंद महासागर क्षेत्र में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र तूफान होते हैं जो 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और भारी बारिश के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त घूमते रहते हैं, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ये घूमते हैं। ये क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC टोक्यो में स्थित है। यह टाइफून का नामकरण करता है। रॉय नाम माइक्रोनेशिया द्वारा किया गया एक नाम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका मोमेंट्स होता है पूरा इस पूरे वर्ल्ड मैप में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो टाइफून है उसका डायरेक्शन होता है, किस प्रकार से हरिकेन्स का होता है, इक्वेटर पे किस प्रकार से होता है, साइक्लोन क्या होता है, इस मैप में अच्छे से दर्शाया गया है पूरे वर्ल्ड मैप में। अगला टॉपिक है यहाँ पर अप्तानी वस्त्र उत्पाद GI टैग देने की मांग की गई है। तो हाल ही में एक फर्म है उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी कपड़ा उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की मांग हेतु आवेदन किया गया है। अगर हम इस उत्पाद के परिचय की बात करें तो अप्तानी बुनाई अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी जनजाति से संबंधित है जो लोअर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय जीरो वैली में निवास करती है। अप्तानी समुदाय अनुष्ठानों और सांस्कृतिक उत्सवों सहित विभिन्न अवसरों के लिए अपने वस्त्र स्वयं बुनते हैं। इस जनजाति के लोगों द्वारा बुना गया कपड़ा इसके ज्यामितीय और जिगजैग पैटर्न तथा कोणीय डिज़ाइनों के लिए भी जाना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से जिग जीरो और जीलान या जैकेट के रूप में जानी जाने वाले शॉल बुनती हैं जिसे सुपुंतरी कहा जाता है। फिर यहाँ के लोग अपने पारंपरिक तरीकों से सूती धागे को जैविक रूप में ढालने के लिए विभिन्न पत्तियों और पौधों जैसे संसाधनों का उपयोग करते हैं। केवल महिलाएं ही इस पारंपरिक बुनाई के कार्य में कार्य करती हैं। इन जनजातियों का पारंपरिक हथकरघा एक प्रकार का करघा है जिसे चिचिन कहा जाता है। यह निशी जनजाति के लिए पारंपरिक हथकरघा के समान है। यह पोर्टेबल, स्थापित करने में आसान और एक ही बुनकर विशेष रूप से समुदाय की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। अप्तानी जनजाति की अगर हम बात करें तो अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी में रहने वाले लोगों की एक आदिवासी समूह है। वे तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा की पूजा करते हैं। वे एक स्थायी सामाजिक वानिकी प्रणाली का पालन करते हैं। वे प्रत्येक त्यौहार जो इनका प्रमुख होता है वहाँ पर ड्रीक को भरपूर फसल और प्रार्थना के साथ सभी मानव जाति की समृद्धि के लिए तथा मायोको की दोस्ती के लिए जश्न के रूप में मनाते हैं। ये अप्तानी अपने भूखंडों पर चावल की खेती करते हैं, साथ साथ जलीय कृषि का अभ्यास भी करते हैं। ये घाटी में राइस फिश कल्चर राज्य में एक अनूठी प्रथा है। यहाँ चावल की 2 फसलें मिप्या और इमोह तथा मछली की फसल नगीही एक साथ उगाई जाती है। यह अरुणाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति भी है। अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान GI उत्पाद की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नारंगी कृषि है। ईडू मिशमी टेक्सटाइल है जो कि हस्तशिल्प है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियाँ पाई जाती है वे हैं यहाँ पर अबोर, उर्फ, डफला, गैलोंग, खम्पटी, खोवा, मिशमी, मोनपा, मोंगबा, कोई भी नागा जनजाति जो कि सैर डुकपेन सिंगफो है, ये सारी यहाँ पे जनजातियाँ हैं। भौगोलिक संकेत की अगर हम बात करें तो GI टैग के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है भौगोलिक संकेतक। इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों को विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इन मूल क्षेत्र के कारण होते हैं। किसी उत्पाद को दिया गया GI टैग जो कि GI के रूप में कार्य करता है उस उत्पाद के मूल स्थान की पहचान के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं हेतु किया जाता है। GI टैग के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 1883 में अपनाया गया पेरिस कन्वेंशन व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्ति का मूल है, उसको लागू करना होता है। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, उपयोगिता मॉडल, सेवा चिन्ह, व्यापारिक नाम और भौगोलिक संकेतक के साथ साथ अनुचित इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना इसमें शामिल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन जैसे कि विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता है। यहाँ पर भारत में GI टैग के संरक्षण के पहलुओं और कानूनों की बात करें तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के रूप में माल के भौगोलिक संकेतक
पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया है, जिसे 2003 में प्रभावी किया गया, लागू किया गया। यह अधिनियम भारत में जीआई सामानों के पंजीकरण और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रण द्वारा प्रशासित होता है और जो कि भौगोलिक संकेतकों के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। भारत के लिए भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। इसके समय समय पर 10-10 वर्षों के अतिरिक्त अवधि के लिए भी नवीनीकृत किया जा सकता है। भारत में भौगोलिक संकेतकों के कुछ उदाहरणों की बात करें तो बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, कांचीपुरम रेशम साड़ी, नागपुर की नारंगी और कोल्हापुरी चप्पल, मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में पाया जाने वाला कड़कनाथ मुर्गा, चंदेरी की साड़ियाँ, ये सारे क्या है भारत के जियोग्राफिकल इंडिकेशन हैं। फिर जीआई टैग से लाभ क्या होता है, तो अगर हम लाभ की बात करें तो यह भारत में भौगोलिक संकेतक को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, दूसरे द्वारा किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनाधिकृत प्रयोग को रोकता है। यह भारतीय भौगोलिक संकेतक को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात को बढ़ावा यहाँ पर मिलता है। यह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। तो ये था पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको जीआई टैग के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक को डिस्कस किया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो आप इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर, प्रहार मिसाइल का पहली बार परीक्षण कब किया गया था? ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आए चक्रवात को क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये सारे वीडियोस यदि आप लोगों को लाभदायक साबित होते हैं तो इन्हें आप खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।